बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फैटी लिवर के सिलसिले में हम वीडियोस कर रहे हैं। आपके जो सवालात आए हुए हैं मेरे फैटी लिवर के टॉपिक के उन्वान पर, वो तकरीबन 1000 या इससे भी ज़्यादा सवालात थे। और फिर मैंने कहा था कि मैं इन सवालात को ग्रुप वाइज जवाब देने की कोशिश करूँगा। अब तक इस सिलसिले में मैं 4 वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं कि जिसमें मैंने इन सवालात के जवाब दिए हैं। आज मैं जिन सवालात का जवाब दूंगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम सवालात हैं, बल्कि फैटी लिवर डिजीज या जिगर की चर्बी की बीमारी के हवाले से ये सबसे अहम सेक्शन है, या ये सबसे अहम पहलू है कि जिस पे आप लोगों ने मुख्तलिफ सवालात किए हैं। इसको अगर मैं उन्वान दूं तो ये बनेगा कि फैटी लिवर डिजीज का इलाज, कि अगर किसी शख्स को फैटी लिवर की तशखीस हो जाए, उसकी डायग्नोसिस हो जाए, तो फिर हम उसका इलाज कैसे करें। वो क्या तरीके हैं कि जिस पे हम फैटी लिवर डिजीज का खात्मा कर सकते हैं, या फैटी लिवर डिजीज की जो पेचीदगियां हैं इसको हम बढ़ने से रोक सकते हैं। और अगर किसी शख्स को फैटी लिवर डिजीज का खतरा है तो फिर भी वो कैसे तरीके हैं या क्या करना चाहिए कि उसको फैटी लिवर डिजीज ना हो। हस्ब मामूल जिस तरह के मैं करता हूं कि मैं आपको ओवरव्यू बताने के बाद कुछ स्लाइड्स दिखाता हूं और फिर उन स्लाइड्स के हवाले से फिर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं, या अपना जो पॉइंट है वो उसकी मैं तशरीह करता हूं कि अगर किसी टॉपिक पे जो मैं कहना चाहता हूं ताकि आप बेहतर तौर पर समझ सकें, वो तो उन स्लाइड्स की मदद से आज भी मैं आप लोगों को इस सवाल का जवाब दूंगा कि फैटी लिवर का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो जिस तरह के मैंने आपसे कहा कि आज मैं उन सवालात का जवाब दूंगा कि जिनका ताल्लुक फैटी लिवर के इलाज से है, कि फैटी लिवर का इलाज कैसे किया जाए, या वो कौन कौन से तरीके हैं कि जिस पे फैटी लिवर का इलाज हो सकता है। ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि फैटी लिवर क्यों बनता है और फैटी लिवर की तशखीस कैसी होती है, इसके इलामात क्या होते हैं, और फैटी लिवर डिजीज ये खुद भी एक बीमारी है या एक और बीमारी जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों का एक ग्रुप होता है, ये उसकी एक इलामत भी हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम उन सवालात का जवाब ढूंढेंगे और मैं आपके उन सवालात का जवाब दूंगा जो कि आपने पूछे हैं कि फैटी लिवर का इलाज कैसे किया जाए। तो फैटी लिवर के इलाज में जो सबसे अहम पहलू है, जो सबसे अहम चीज है, वो है बाकायदगी से वर्जिश करना, यानी फिजिकल एक्टिविटी। तो वो लोग या वो मेरे बहन भाई कि जिनकी जॉब ऐसी है कि जो जिनको फिजिकल मूवमेंट्स का या वर्जिश का मौका नहीं मिलता, या जिनको सारा दिन कुर्सी पे बैठना होता है, या अगर और कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से वो रेगुलरली वर्जिश नहीं कर सकते, तो उनके लिए सबसे बेहतर ये, उनका जिगर फैटी लिवर हो जाता है या फैटी हो जाता है, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट या जो सबसे पहले जो इलाज का जो कंपोनेंट है या जो हिस्सा है वो है वर्जिश। यानी वर्जिश वर्जिश इंतहाई इम्पोर्टेंट, इंतहाई ज़रूरी, और वर्जिश के बगैर फैटी लिवर के इलाज का तस्वर भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हो गई वर्जिश। दूसरी चीज वर्जिश, यानी अगर आप कोई कहता है कि नहीं जी ये पहला कंपोनेंट है, डॉक्टर साहब ने बताया कि वर्जिश करें, चलो जी वर्जिश को छोड़ें, बाकी जो इस इलाज के तरीके हैं मैं वो तरीके इलाज अपना लूंगा तो शायद मेरा फैटी लिवर खत्म हो जाएगा। तो दूसरा इलाज का दूसरा तरीका भी वर्जिश है, और इसी तरह इसका तीसरा तरीका भी वर्जिश है। ये वर्जिश का
एलिमेंट या वर्जिश का लफ्ज मैंने 3 दफा इसलिए इस्तेमाल किया है कि इलाज को अगर हम 4 हिस्सों में तकसीम करें तो सबसे अहम हिस्सा या बड़ा हिस्सा जो है वो है वर्जिश पे मुश्तमिल है। यानी आप वर्जिश करेंगे तो आपका फैटी लिवर का इलाज हो सकेगा, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि फैटी लिवर में आपके जिगर में जब चर्बी जमा हो जाती है वो इसलिए जमा होती है कि आप अपनी बॉडी की तवानाई को इस्तेमाल नहीं करते। जितना हम खाते हैं वो जो हमारी बॉडी को चलाने की जितनी ज़रूरत होती है या जितना इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है वो इस्तेमाल हो जाती है, बाकी बॉडी में स्टोर होता है। तो अगर रोज रोज बॉडी में एनर्जी स्टोर होती रहे तो वो कैसे स्टोर होती है, सबसे जो इम्पोर्टेंट या सबसे जो बड़ा हिस्सा है जिस तरीके से वो स्टोर होती है, बल्कि मैं कहूँगा जो वाहिद तरीका है बॉडी का, वो है कि बॉडी में ये जिस्म पे चर्बी का जमा हो जाना। ये बात मैं आपको इस तरह समझाऊं तो शायद आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि आपकी गाड़ी है जिसमें 50 लीटर तेल आता है। मसलन आपकी गाड़ी में 50 लीटर तेल आता है, उसकी टंकी में 50 लीटर का तेल होता है, और आप रोजाना घर से ऑफिस और फिर वापस घर जब आते हैं तो आप 5 लीटर तेल इस्तेमाल कर लेते हैं। मसला आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी आपकी गाड़ी के ऑयल टैंक में 50 लीटर की कैपेसिटी है, और जब आप रोजाना आपकी जो कंजम्पशन है वो है 5 लीटर। अब आपने क्या किया कि आप ऑयल पंप के पास गए, वहां पे आपने 10 लीटर तेल डलवाया। कितना डलवाया? 10 लीटर। आप उस दिन गए ऑफिस, वापस आए तो उन 10 लीटर में आपने 5 लीटर ऑयल इस्तेमाल किया, पेट्रोल इस्तेमाल किया, और 5 लीटर पेट्रोल वो टंकी में रह गया। जब आप दोबारा कल जा रहे थे आपने फिर 10 लीटर तेल डाला तो टंकी में आपका तेल हो गया 15 लीटर। आप ऑफिस गए, वापस आए, आपने 5 लीटर लगाया, तो अब आपकी टंकी में 10 लीटर तेल रह गया, क्योंकि आपने टोटल डाला था 20 लीटर, और उसके बाद जो है ना आपने 5 लीटर पहले दिन इस्तेमाल किया, 5 लीटर दूसरे दिन इस्तेमाल किया। तीसरे दिन जब आप गए आपने फिर 10 लीटर तेल डाला, 5 लीटर आपने इस्तेमाल किया, और अब वो उसकी मिकदार हो गई 15 लीटर। इसी तरह होते होते आप जब तेल ज्यादा डालते हैं और इस्तेमाल कम करते हैं तो एक दिन आता है कि आपकी टैंकी तकरीबन फुल होती है, उसमें जितना आप कंजम्पशन करते हैं उससे ज्यादा उसमें मौजूद रहता है। अगर आप टैंकी को खाली रखना चाहते हैं कि मेरी टैंकी खाली रहे, इसमें ज्यादा पेट्रोल ना हो, तो आप इतना ही पेट्रोल डालेंगे जितना आप इस्तेमाल करते हैं। या अगर आपने ज्यादा इस्तेमाल किया तो आपको वो पेट्रोल जलाना होगा, गाड़ी चलानी होगी ताकि वो पेट्रोल इस्तेमाल हो जाए और आपकी टैंकी खाली हो जाए। बिल्कुल यही मिसाल आपकी जिगर की है कि जब हम कहते हैं एनर्जी लेते हैं तो जितना हमें 24 आवर्स एक्टिविटी में इस्तेमाल होता है वो एनर्जी तो इस्तेमाल हो जाती है, बाकी जो ज्यादा एनर्जी होती है वो जिगर में फैट की सूरत में जमा हो जाती है। तो अगर हर रोज आप थोड़ी थोड़ी भी ज्यादा एनर्जी लें और इतनी इस्तेमाल ना करें तो वो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता चर्बी की सूरत में आपकी जिगर पे जमा होनी शुरू होती है। जब जिगर फुल हो जाता है तो आपके बाकी बॉडी की तरफ आना शुरू हो जाती है, आपके पेट पे जमा होती है, आपके हाथों पे जमा होती है, आपके ये रानों के साइड पे जमा हो जाती है, आपकी पिंडलियों में जमा होती है, तो आपकी पूरी बॉडी पे चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। वजह यह है कि हम जितनी एनर्जी लेते हैं खुराक के जरिए, हम जितनी वो कैलोरीज लेते हैं, इतनी कैलोरीज हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो अगर हमारे कैलोरीज इनटेक ज्यादा है और उसका इस्तेमाल कम है तो ये जो जायद कैलोरीज होगी वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में जमा होना शुरू हो जाती हैं, और सबसे पहले ये जिगर पे जमा होती हैं, और जब जिगर बिल्कुल फुल हो जाता है तो फिर ये बाकी बॉडी पार्ट्स पे जमा होनी शुरू होती है। लिहाजा इस फैटी लिवर को इस्तेमाल का तरीका ये है कि आपने जो जायद
कैलोरीज हैं, इसको आपने इस्तेमाल करना है। तो इस इस्तेमाल के लिए आपको वर्जिश करनी है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। और ये भी याद रखिएगा कि फिजिकल एक्टिविटी में ऐसा नहीं है कि पहले आपकी जिगर से चर्बी जाती है फिर आपकी बॉडी से जाती है। ये कुछ आपके बॉडी से जाती है, कुछ आपके लिवर से जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी एनर्जी जब यूज होनी, कैलोरीज यूज होनी शुरू हो जाती हैं, तो आपके जिगर से चर्बी की मिकदार भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो फैटी लिवर के इलाज में तकरीबन 3/4 जो रोल है वो है आपकी रेगुलर वर्जिश करने का। ठीक है, इसके बाद मुरगन और घी वाली खुराक से परहेज। अभी मैं आपको कह चुका हूं कि अगर हमारी कैलोरीज ज्यादा होंगी, उसका इस्तेमाल कम होगा, तो फैटी लिवर आहिस्ता आहिस्ता मजीद बढ़ेगा। और इसलिए जो भी चर्बी वाली चीजें हैं, मुरगन चीजें हैं, घी वाली चीजें, उनसे तो आप परहेज करें, क्योंकि ये तो डायरेक्ट जिगर में जाके फैट की मिकदार में, चर्बी की मिकदार में इजाफे का बायस बनती है। मोटापे का इलाज, अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप अपने वजन को घटाएं, अपने वजन को कम करें। और वजन की कम करने में ये उसूल है कि आप ऐसा नहीं कि आप 1 महीने में या 2 हफ्ते में वजन कम करें। हम डॉक्टर बोलते हैं कि मेडिकली आप 6 महीनों में तकरीबन 10% वजन अपना कम कर लें, तो आपके फैटी लिवर पे या चर्बी वाले जिगर पे बहुत अच्छे असरात आते हैं। मसलन अगर किसी शख्स का वजन 100 केजी है, और तो वो आइंदा 6 महीनों में वो अगर 10 केजी वजन कम कर लेगा, तो उसके फैटी लिवर पे काफी अच्छे इसके असरात आते हैं। ठीक है, तो आपने ये नहीं कि फौरी या फौरन या महीने 2 महीने में या 1-2 हफ्ते में वजन कम करना है। आपके पास तकरीबन 6 महीने का टाइम है कि 6 महीनों में अपना वजन 10% वजन कम कर लें, स्लो आहिस्ता आहिस्ता, तो इसका असर आपके जिगर पे पड़ता है। ये मैं कह चुका हूं कि 6 महीनों में 10% वजन कम करना। अगर किसी को शुगर है, या किसी को ब्लड प्रेशर है, या किसी को दिल की बीमारी है, या किसी के खून में चर्बी ज्यादा है, टीजी ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हैं, या कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो इसको कम करने की जो दवाइयां हैं जो डॉक्टर ने आपको तजवीज की हैं, उनका बाकायदगी के साथ आपने इलाज करना है। क्योंकि अब जिस शख्स को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, या कोलेस्ट्रॉल का मसला है, खून में चर्बी का मसला है, तो ये इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और फैटी लिवर इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक हिस्सा है। तो जब तक आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एज होल इलाज उसका रेगुलर नहीं करेंगे, बाकायदगी से नहीं करेंगे, आपका फैटी लिवर भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि फैटी लिवर की मखसूस गोलियां अभी तक मौजूद नहीं है। अभी तक ऐसी कोई दवाई इजाद नहीं हुई, बल्कि रिसर्च उस पर बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन मार्केट में या इंसानों पे रेगुलरली क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस्तेमाल के लिए अभी तक ऐसी गोलियां नहीं आई कि जो फैटी लिवर को का इलाज कर सकें। लिहाजा अगर फैटी लिवर के, जिस तरह के मैंने कहा कि जो इसका इलाज है, 3 हिस्से वर्जिश है और एक हिस्सा आपने परहेज करना है, और आपने कैलोरीज का इनटेक कम करना है। और हाँ, अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो उस मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इलाज साथ साथ जारी रखना है। अगर आप ये समझते हैं कि बस कुछ गोलियां होंगी जो मैं खा लूंगा, न कोई वर्जिश करूंगा, न कोई परहेज करूंगा, न अपने मोटापे का इलाज करूंगा, बस मेरा फैटी लिवर ठीक हो जाएगा, तो आप 100% गलत सोच रहे हैं। 100% गलत सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि फैटी लिवर की मखसूस गोलियां अभी तक मौजूद नहीं है। आज जो कि 31 अगस्त 2023 है, आज तक फैटी लिवर की मखसूस गोलियां मौजूद नहीं है फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस। ठीक है, वर्जिश के बारे में थोड़ी सी मैं तफसील आपको बताऊं, थोड़ा सा जरा मजीद आपको बताऊं। अगर आप हफ्ते में 5 दिन वर्जिश करें, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अगर हफ्ते में 7 दिनों में, हफ्ते के 7 दिनों में कम से कम 5 दिन आप वर्जिश करें, और आपकी इस वर्जिश का दौरान या कम से कम आधा घंटा हो इन वन स्ट्रेच, यानी एक ही सेशन में आधा घंटा, हफ्ते में 5 दिन आप वर्जिश करें, तो ये वर्जिश आपके लिए
तकरीबन यानी एडिक्वेट है, सफिशिएंट है। मैं नहीं कहूंगा कि डिजायरेबल है। डिजायरेबल ये होता है कि आप जो बेस्ट करेंगे, डिजायरेबल भी है, लेकिन इससे आपको आपका जो मकसद है वो हासिल हो जाता है, अक्सरियत में हासिल हो जाता है। तो हफ्ते में 5 दिन में कम से कम आधा घंटा रोजाना अगर आप खुली फिजा में तेज तेज चलें या दौड़ें तो ये बेस्ट वर्जिश है। इसके लिए आपको कोई मशीन नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कोई किसी खास जिम में नहीं जाना चाहिए। आपको खुली फिजा में तेज तेज अगर आप चलें या फिर दौड़ें तो ये आपके लिए बेहतरीन वर्जिश है। जिनके नज़दीक कोई लॉन वगैरह है, कोई पार्क है, वहां जाके अगर वो हफ्ते में 5 दिन कम से कम आधा घंटा तेज चलें, ब्रिस्क वॉक करें या दौड़ें, स्लो दौड़ें, तो आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। अगर किसी के नज़दीक कोई पार्क नहीं है तो अगर उसके पास कोई जो स्ट्रीट्स हैं और अगर वो उसमें वो थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं, दैट इज बेस्ट। न हुआ तो कम से कम आप किसी के घर में कोई छोटा सा लॉन होता है, उसमें आप आधा घंटा तेज चलें, ब्रिस्क वॉक करें, ये भी बेस्ट है। कोई कहता है कि जी मेरा लॉन भी नहीं है, तो कम से कम वो घर में एक बरामदा तो होता है, उसमें आप एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा सकते हैं। ये भी नहीं है, छत तो है, हर एक घर की छत होती है, छत के ऊपर अगर आप आधा घंटा वॉक वॉक करें, दैट इज बेस्ट। वो भी नहीं है, छत भी नहीं है, या छत पे ऐसी जगह नहीं है कि आप उस पर जा सकें, वो कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन हुई है, तो कम से कम आपका कमरा तो है, तो कमरे में आप एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाएं तो दैट इज बेस्ट। वो भी नहीं है तो कम से कम किस घर में कुर्सी वगैरह तो होती है, तो उस पर थोड़ा सा आप अगर उठक बैठक करें, या आप अगर टीवी देख रहे हैं, टीवी रूम में थोड़ा सा जरा कुछ थोड़ी सी वॉक कर लें तो दैट इज द बेस्ट वे। हमारे वो भाई हजरात जो कि जिनकी दुकान में काम करते हैं या जिन ऑफिस में काम करते हैं, तो जो नमाज के लिए मस्जिद जाते हैं, तो वो जो थोड़ा सा लंबा रूट लें ताकि उसका 15 मिनट जाने में 15 मिनट आने में लगे, तो फिर ये भी, या अगर हर एक दफा 15 मिनट नहीं लगते, अगर काम करने में 3 नमाजें आ जाती हैं, असर की, जोहर की, असर की और कभी कभार शाम की भी आ जाती है, लेकिन अगर 2 नमाजें भी आती हैं, जोहर की और असर की, तो अगर 10-10 मिनट या 15-15 मिनट एक नमाज के लिए भी लगाएं कि 5-7 मिनट में आए, 5-7 मिनट में जाएं, तो फिर भी आपका आधा घंटा हो जाता है। तो इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आप मौके ढूंढे कि किन मौकों में आप ये वर्जिश कर सकते हैं। बंद कमरे में वर्जिश, जहां पर ताजा हवा ना आती हो, जिस तरह की जिम ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाता। मैंने जब भी आपसे कमरे की बात की, वो उस सूरत में की जब आपके साथ कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप खुली फिजा में जा सकते हैं या ओपन एयर में जा सकते हैं, तो दैट इज दी बेस्ट एक्सरसाइज। अगर उसके होते हुए आप बंद कमरे में वर्जिश करें, जहाँ पे कोई ताज़ा हवा ना आती हो, कोई विंडो वगैरह ना आती हो, कोई वेंटिलेटर रोशनदान ना हो, तो फिर और जिम हो, क्लोज जिम है या बेसमेंट में जिम है, तो फिर शायद आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा। फायदा पहुंचेगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं पहुंचेगा, तो ये आप याद रखिएगा। ट्रेडमिल अगर हवादार जगह पर हो तो बेहतर है। बाज़ मेरे बहन भाई वो घर में ट्रेडमिल रखते हैं और उस पर वर्जिश करते हैं, बेहतरीन है, इसमें कोई आर नहीं है। लेकिन अगर वो आप ऐसी जगह पे रखें कि जहाँ पे ताज़ा हवा आती हो, और वो जहाँ पे, क्योंकि जब आप ट्रेडमिल करते हैं आपकी ऑक्सीजन कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अगर हवा में ऑक्सीजन की मिकदार इट्स सफिशेंट, तो फिर आपको इससे बेहतर फायदा आता है। वेट लिफ्टिंग भी ज्यादा फायदा नहीं पहुंचाता। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से आपके मसल्स वो डेवलप हो जाते हैं, लेकिन फेट इतना ज्यादा नहीं जलता। तो ये मैं नहीं कहूंगा कि वेट लिफ्टिंग बंद है, लेकिन ज्यादा फायदा लेने के लिए आपको एरोबिक, वॉकिंग वगैरह एक्सरसाइजेस ये करनी चाहिए होंगी। वर्जिश के असरात 3 महीने के बाद ज़ाहिर होना शुरू होते हैं, ये भी याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक हफ्ता वर्जिश किया और आप कह रहे हैं कि जी अब मैं ये ठीक हो गया, नहीं। इसके असरात आपको 3 महीने बाद ज़ाहिर होना शुरू होंगे आपके बॉडी पे। उसके अच्छे असरात 3 महीने बाद ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। जब आप 6 महीने रेगुलर वर्जिश करते हैं, आपका बॉडी वेट 10% कम हो जाता है, तो फिर आपका फैटी लिवर पे भी अच्छा असर होता है, आपके
अल्ट्रासाउंड पे अगर चेक किया जाए या फैब्रोस्कैन पे चेक किया जाए तो आपको वो फैटी कंटेंट कम हो जाता है और एलटी आपकी नॉर्मल हो जाती है और आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। परहेज, ये अमूमन मुझसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी चीजों से परहेज करना चाहिए फैटी लिवर में। मेरी जो आइंदा वीडियो होगी, बल्कि आइंदा 2-3 वीडियो एक्सक्लूसिवली वो परहेज पे होंगी, या परहेज नहीं, खुराक पे होंगी, कि फैटी लिवर में जो मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा है, आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि फैटी लिवर में कौन सी चीजों से परहेज है, कौन सी चीजें ज्यादा खानी चाहिए, कौन सी चीजों का कुछ असर नहीं होता। तो उन पे मैं अलग-अलग जो मॉडर्न, ये जो रिसेंट रिसर्च है वो जो क्या बोलती है, उसकी रोशनी में मैं वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो आने वाली ये 3 वीडियोस या 4 वीडियोस इस तौर पे होंगी कि डाइट एंड फैटी लिवर, तो उस पर अलग-अलग से मैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करूंगा। लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको दूं, या अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन सी चीजों से मुझे परहेज करना चाहिए, कि मुझे फैटी लिवर डायग्नोज हुआ है, अब परहेज किन चीजों से करना चाहिए, तो परहेज के लिए 6, उर्दू में जो होता है अल्फ बे पे ते टे से जीम 6 है, तो वो जो 6 है इसको याद रखिएगा। 6 का जो हर्फ है इसको याद रखिएगा कि आपको जिन चीजों से परहेज है। 6 से बनता है चिकनाई, तो चिकनाई से आपको परहेज है। 6, पहली 6 चिकनाई, जिन चीजों में चिकनाई ज्यादा है, जिन चीजों में फैट ज्यादा है, जो फैटी चीजें हैं, चिकनाई वाली अशिया हैं, जिस तरह पराठा, जिस तरह के मक्खन, जिस तरह के ये जो जिसमें ये फैट कंटेंट, चीज कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, फास्ट फूड्स वगैरह, तिक्का कढ़ाई, इनसे आपने परहेज करना है, क्योंकि इसमें चिकनाई की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। तो पहली चीज जिससे आपको परहेज करनी है वो है चिकनाई। दूसरी 6 चीनी। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको शुगर हो तो फिर आप चीनी से परहेज करेंगे। चीनी, गुड़, मीठी चीजें, उनसे आपने परहेज करना है, क्योंकि जब ये आप लेते हैं और थोड़ी सी भी इनकी मिकदार ज्यादा हो बॉडी रिक्वायरमेंट से, तो सीधा सीधा चर्बी बन के जिगर पे बैठ जाती है। तो चिकनाई से परहेज और चीनी से परहेज। चीनी से मुराद तमाम मीठी चीजें, बेकरी की चीजें, इनसे आपने परहेज करना है। चावल का इस्तेमाल आपने बंद करना है। तो ये तीसरी 6 आ गई, चिकनाई से परहेज, चीनी से परहेज, चावल से परहेज। और चौथी 6 चपाती आधी, चौथी 6। तो 4, 6 चपाती, इसको आपने आधी करना है। रोटी का इस्तेमाल आपने जितना आप खाते हैं वो आधी करें, क्योंकि ये तमाम चीजें बदन में जाके फैट बनाती हैं और वो आपके जिगर पे जमा होता है। तो जब आप अपनी खुराक में चिकनाई का इस्तेमाल कम करेंगे, चीनी का इस्तेमाल कम करेंगे, चावल बंद कर देंगे और चपाती का इस्तेमाल कम करेंगे, तो जो आपकी जिगर पे चर्बी है वो आहिस्ता आहिस्ता एवरीडे इस्तेमाल होना, ये यूज होना शुरू हो जाएगी, और कुछ टाइम के बाद आपके जिगर चर्बी से साफ हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखें, एक दफा फिर मैं बोलता हूं, याद रखें कि फैटी लिवर की मखसूस गोलियां अभी तक मौजूद नहीं है। आज की तारीख में 31 अगस्त है, जुमेरात का दिन है, 2023 है। आज की तारीख तक फैटी लिवर की मखसूस गोलियां अभी तक मौजूद नहीं है। तो व्यूअर्स, जिस तरह के मैंने आपको स्लाइड्स के जरिए से ये बताया कि फैटी लिवर के इलाज का अगर हम सोचते हैं, तो अगर इसको हम 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो 3 हिस्से या 3/4 इलाज जो है वो बाकायदगी से वर्जिश में पिन्हा है, यानी वो वर्जिश पे मुश्तमिल है। और वर्जिश हफ्ते में कम से कम 5 दिन, आधा घंटा हर रोज, और ओपन एयर में अगर आप वॉक करते हैं, तेज तेज ब्रिस्क वॉक करते हैं या दौड़ते हैं, दिस इज दी बेस्ट। और टारगेट हमारा ये होता है कि हम 6 महीनों में 10% अपना वजन कम करें। ठीक है। और फिर इसका जो 1/4 कंपोनेंट है वो परहेज। परहेज के लिए मैंने आपसे जिक्र किया कि 4-6
یعنی چ کا جو حرف ہے اس سے 4 چیزیں بنتی ہیں، وہ آپ نے نہیں کہانی ہے. کیا؟ چکنائی سے پرہیز، چینی سے پرہیز، چاول سے پرہیز اور چپاتی آدھی. تو اگر یہ آپ پرہیز کر لیں گے تو یہ 1/4 فیٹی لیور کا علاج پرہیز میں ہے اور 3/4 حصہ ورزش میں ہے. تو اس 2 چیزوں کے ذریعے سے اگر آپ اپنے باڈی کا وزن آئندہ 6 مہینوں میں 10% کم کر لیں گے تو اس سے آپ کا فیٹی لیور کا علاج ہو جائے گا. اور جس طرح کہ میں نے بار بار آپ سے عرض کیا کہ اب تک کلینکل پریکٹس میں فیٹی لیور کی مخصوص گولیاں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. یہ جتنی بھی دوائیں لکھی جاتی ہیں یہ ہم لکھتے ہیں وہ تھوڑا سا لیور ٹونکس ہوتی ہیں، جس طرح کے وٹامنز ہوتی ہیں تو وہ لیور کے لیے وٹامنز ہوتی ہیں. لیور سے فیٹ نکالنے کی جو اسپیسیفک دوائیاں ہیں وہ ابھی تک نہیں آئی ہیں. ہاں، اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، دل کی بیماری ہے یا اس کو کولیسٹرول کی بیماری ہے تو جو ڈاکٹر نے آپ کو وہ دوائیاں لکھی ہیں وہ دوائیاں آپ نے ریگولر استعمال کرنی ہے، کیونکہ اب آپ کو میٹابولک سنڈروم ہے اور آپ کا فیٹی لیور میٹابولک سنڈروم کا ایک کمپوننٹ ہے. تو جب تک آپ میٹابولک سنڈروم کا علاج پراپر طریقے پہ نہیں کریں گے تب تک آپ کی فیٹی لیور کا علاج نہیں ہوگا. تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ان تمام سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی جن کا تعلق فیٹی لیور کے علاج کے حوالے سے تھا. کس نے پوچھا تھا کون سی گولیاں لیں، کس نے کہا تھا جی ورزش کریں نہ کریں، کتنی کریں، کیسے کریں، کسی نے پرہیز کے بارے میں پوچھا تھا، مختلف کمپوننٹس کے بارے میں پوچھا تھا. تو جو لیٹسٹ ریسرچ ہے، تازہ ترین ریسرچ ہے، اس کی روشنی میں نے آپ کو ان تمام سوالات کے جواب دینے کی کوشش کی ہے. امید ہے کہ آپ کو ان تمام سوالات کا جواب اس ویڈیو میں مل چکا ہوگا. آئندہ ویڈیو میں جو ہم ذرا خوراک اور فیٹی لیور کی جو ریلیشن شپ ہے اس پہ میں ذرا مزید آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ کیا بولتی ہے کہ فیٹی لیور کے مریض کو کیسی چیزیں کھانی چاہیے، زیادہ کھانی چاہیے، کیسی چیزیں اس کو بند کر دینی چاہیے. ابھی تو میں نے آپ کو جنرل پرنسپلز دیے، لیکن پھر ایک ایک چیز جو ہماری خوراک کا حصہ ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس چیز کو کتنا کھائیں کتنا نہ کھائیں. کیونکہ جس طرح کہ میں نے کہا کہ فیٹی لیور ڈیزیز دنیا بھر میں بشمول پاکستان جگر کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے، عام پائی جانے والی بیماری ہے. اور اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ نہ صرف یہ کہ جگر کو نا تلافی نقصان پہنچاتی ہیں، فیبروسس کرتی ہیں، سیروسس کرتی ہیں، بلکہ پھر سیروسس کی کمپلیکیشنز آتی ہیں اور خدا نہ کرے اس میں جگر کا کینسر بھی بن جاتا ہے. اور بیوٹی یہ ہے کہ اس پوری بیماری کا علاج کے لیے نہ کوئی مہنگی دوائیاں چاہیے، نہ کوئی بہت زیادہ مہنگے اس کے لیے کوئی انجیکشنز ہیں. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج کریں. تو آئندہ کی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت لوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.